everyone, I hope you all are safe and healthy. Today we will be covering section 204 and 205 in this video from Institute's material. In case you are new to this channel, I upload videos every day sharp at 7 pm and the link of the notes which I use are mentioned in the description box below. If you have the study material, then it's good. Otherwise, you can refer to the description box for the notes. Without wasting any further time, let's start with the section, that is section 204 and 205. First of all, we are covering section 204, which is given on page number 2.30. Okay, so let's start with it. What is section 204 all about? Section 204 is about secretarial audit for bigger companies. कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जिनको secretarial audit करवाना पड़ता है, मतलब किसी कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस से ऑडिट करवाना पड़ता है. सो सेक्शन 204 करेगा. Section 204 of the Act contains provisions for secretarial audit for bigger companies. अभी bigger companies कौन सी है? Let's see it. These provisions are discussed as under. Which companies to get conducted secretarial audit? तो section 204 subsection 1 में बताया हुआ है कि ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जिनको secretarial. So first, कोई भी अगर लिस्टेड कंपनी है तो उसको तो सेक्रेटेरियल ऑडिट करवाना ही पड़ेगा. तो एवरी लिस्टेड कंपनी इज कवर्ड अंडर दिस एंड इसका मतलब हो गया कि रूल में जो क्लास ऑफ कंपनीज मेंशन्ड है उनको भी सेक्रेटेरियल ऑडिट करवाना पड़ेगा. सो इसके लिए कौन सा रिस्पेक्टिव रूल है? इसके लिए 9 सब रूल 1 आपका रिस्पेक्टिव रूल है. So 9 sub rule 1 of the company's appointment and remuneration of managerial personnel rules 2014 prescribes the following companies for the purpose of secretarial audit. What are these companies? First, every public company having a paid up share capital of 50 crores or more. या फिर every public company having a turnover of तो यहाँ पर वर्ड लिखा है और, इसका मतलब या तो पेड अप शेयर कैपिटल की लिमिट एक्सीड हो जाती है या फिर टर्नओवर की लिमिट एक्सीड हो जाती है. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि दोनों की एक साथ होगी तो ही आप पे सेक्रेटेरियल ऑडिट एप्लीकेबल होगा. नो, ईदर ऑफ द टू if exceeds the limit prescribed, then in that case you will have to have secretarial audit compulsory for your company. सो हर एक लिस्टेड कंपनी को तो कराना ही कराना है. बाकी की कोई भी पब्लिक कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या फिर 50 करोड़ से ज़्यादा है या फिर टर्नओवर 250 करोड़ या लिमिट याद करने का तरीका कैसे रखें? आपको अगर याद होगा तो हमने पढ़ा था विमेन डायरेक्टर के अंदर हमने लिमिट पढ़ी थी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ और मोर, या फिर हमने पढ़ा था टर्नओवर 300 करोड़ और मोर. तो उसमें से दोनों में से 50-50 माइनस करोगे तो you'll get the limits for कंपनी सेक्रेटेरियल ऑडिट्स. क्लियर है? या तो अगर विमेन डायरेक्टर की आपको लिमिट याद है तो उसमें से जस्ट 50-50 दोनों में से माइनस कर दो तो आपकी सेक्रेटेरियल ऑडिट की लिमिट बन जाएगी विच इज़ 50 and 250. ठीक है. सो आपको वैसे ही याद हो जाता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इस तरीके से याद कर लेना. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. Who is authorized to give secretarial audit report? अब बात आती है कि secretarial audit तो इन कंपनीज को कराना है, ठीक है, तो रिपोर्ट कौन देगा? रिपोर्ट सेक्शन 204 सबसेक्शन 1 के हिसाब से लिखा हुआ है कि कोई भी CS इन प्रैक्टिस है वो secretarial audit रिपोर्ट दे सकता है. अब ये रिपोर्ट का फॉर्म नंबर क्या होगा? तो इस रिपोर्ट का फॉर्म नंबर होता है MR3. MR3 इज ग्रेट. नेक्स्ट, एनेक्सिंग ऑफ सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट. तो कंपनी एनेक्स करेगी इस सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट को किसके साथ? विद द बोर्ड्स रिपोर्ट. जैसे आपको पता होगा कि हमारे ये जो भी स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर की भी रिपोर्ट के साथ आती है. सिमिलरली अगर सेक्रेटेरियल ऑडिट हो रहा होगा तो सेक्रेटेरियल ऑडिटर भी अपनी रिपोर्ट इशू करेगा. वो रिपोर्ट आपको बोर्ड्स रिपोर्ट के साथ एनेक्स करके लगानी है. नेक्स्ट,
ड्यूटी ऑफ द कंपनी एज रिगार्ड्स सेक्रेटेरियल ऑडिट। अब कंपनी की क्या ड्यूटी बनती है जब भी कंपनी में सेक्रेटेरियल ऑडिट हो रहा है? तो सो द कंपनी इज ड्यूटी बाउंड टू गिव ऑल द असिस्टेंस एंड फैसिलिटीज टू द कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। तो CS इन प्रैक्टिस जो भी है विच इज़ योर सेक्रेटेरियल ऑडिटर, उस बंदे को आपको पूरी असिस्टेंस देनी पड़ेगी, सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेगी, अपना ऑडिट अच्छे से कर पाए और जो भी उसको रिकॉर्ड्स चाहिए कंपनी के वो इजीली ले पाए। So the company is duty bound to give all the assistance and facilities to the company secretary and practice for auditing the secretarial and related records of the company. This is as per section 204 subsection 2. ड्यूटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की क्या ड्यूटी है? तो बोर्ड ड्यूटी है कि जो भी वो बोर्ड रिपोर्ट बना रहे हैं सेक्शन 134 सबसेक्शन 3 के हिसाब से, उसमें अगर कोई भी सेक्रेटेरियल ऑडिटर ने कोई भी क्वालिफिकेशन, ऑब्जर्वेशन या कोई भी रिमार्क्स दिए हैं तो उस पर उनकी क्या एक्सप्लेनेशन है, वो एक्सप्लेनेशन उनको अपनी बोर्ड्स रिपोर्ट के अंदर देनी पड़ेगी। सिमिलर है विद द स्टैट्यूटरी ऑडिटर। आपको पता है स्टैट्यूटरी ऑडिटर अगर अपनी रिपोर्ट में कोई भी ऑब्जर्वेशन, क्वालिफिकेशन, रिमार्क्स देता है तो अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी होती है तो ऑडिट कमेटी बताती है टू द बोर्ड, या फिर बोर्ड ऑडिट कमेटी नहीं है तो बोर्ड अपनी रिपोर्ट के अंदर डायरेक्टली ये चीज़ एक्सप्लेन करता है कि इस क्वालिफिकेशन पर उनकी तरफ से क्या एक्सप्लेनेशन बनती है, इस ऑब्जर्वेशन पर उनकी तरफ से क्या एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो सिमिलरली सेक्रेटेरियल ऑडिट के अंदर भी उनको अपनी बोर्ड्स रिपोर्ट में इस चीज़ को बताना पड़ेगा। अब आती है बात पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन। तो ये तो प्रोविजंस हमने पढ़ लिए कि ये करना चाहिए सेक्शन के हिसाब से। सेक्शन का कंप्लायंस नहीं हुआ तो व्हाट विल बी द पेनल्टी? इफ़ अ कंपनी और एनी ऑफिसर ऑफ द कंपनी और द कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, मतलब या तो कंपनी ने डिफ़ॉल्ट किया है या फिर किसी कंपनी के ऑफिसर ने डिफ़ॉल्ट किया है या फिर CS इन प्रैक्टिस ने डिफ़ॉल्ट किया है, सभी पर क्या पेनल्टी लगेगी? सभी पर मिनिमम फ़ाइन है 1 लाख रुपीज़ का और मैक्सिमम फ़ाइन है 5 लाख रुपीज़ का। सो किसी ने भी गलती करी हो, चाहे कंपनी के ऑफिसर्स ने किया हो, कंपनी ने किया हो या फिर CS इन प्रैक्टिस ने कोई भी डिफ़ॉल्ट किया हो, द पेनल्टी सेम फॉर ऑल, दैट इज़ ₹1 लाख to 5 lakh. This is the range. Okay, so this was all about section 204 where we studied what are the limits for secretarial audit which companies need to comply with section 204, and what will be the procedure, what will be the form number for secretarial audit report, who will perform secretarial audit, and what disclosures are required in the board's report, where will the secretarial audit report placed. सो इट्स ईजी। लिस्टेड कंपनीज़ हैं या फिर पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ और मोर या फिर टर्नओवर 250 करोड़ और मोर, तो इनमें से कुछ भी अगर पब्लिक कंपनी के केस में लिमिट एक्सीड कर जाती है तो उस केस में यू हैव टू हैव सेक्रेटेरियल ऑडिट इन योर कंपनी। ठीक है, एंड फॉर्म कौन सा होता है फॉर द सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट? फॉर्म MR3। कौन ऑडिट करता है? कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस करता है। इसको आपको बोर्ड्स रिपोर्ट के साथ लगाना होता है और कंपनी को सारी असिस्टेंस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी होती है, सारे रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करने होते हैं टू दी ऑडिटर, एंड अगर कोई भी क्वालिफिकेशन, ऑब्जर्वेशन या रिमार्क्स होते हैं तो उसको अपनी बोर्ड्स रिपोर्ट में उसकी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है। पेनल्टी सभी के लिए, अगर कोई भी कॉन्ट्रावेंशन होता है तो 1 लाख रुपीज़ to 5 lakhs की पेनल्टी है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सेक्शन 204। आपको रिविजन भी हो गया तो आई एम श्योर आपको याद ही हो गया होगा साथ साथ। अब हम जो सेक्शन करेंगे वो हम करेंगे 205, जो कि फंक्शंस बताता है कोई भी CS के। सो CS के फंक्शंस मैं इसी के साथ करवा रही हूँ जिससे कि आपको CS वाला एक ही बारी में टॉपिक कवर हो जाएगा। दिस इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 2.11। आप 2.11 ओपन कर सकते हैं फॉर दी सेक्शन 205। या here it is. Section 205 is about functions of CS. So the provisions of section 205 of the Act are stated as under: functions to be performed by CS. So according to section 205 and rule 10 of companies appointment and remuneration of managerial personnel rules 2014, a CS shall perform the following functions. क्या क्या functions? पहला, to report to the board about compliance with the provisions of Companies Act 2013
and rules made there under and other laws applicable to the company. हमें पता है कि जो बोर्ड है, बोर्ड में डायरेक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर बनने के लिए कोई नेसेसरी क्वालिफिकेशन नहीं होती, कुछ प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि सेक्शन 164 के अंदर कोई डिसक्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए, एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी ऐसी खास पॉइंट नहीं होता कि इतनी एजुकेशन होनी चाहिए, इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए. सो हो सकता है ना उनको तो पता ही ना हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि क्या क्या कंप्लायंसेस करने हैं, तो इस चीज़ में कौन बताएगा. तो सीएस का काम होता है लॉज के बारे में, रूल्स के बारे में, सब के बारे में बोर्ड को बताना. सो आपको रिपोर्ट करना होता है बोर्ड को कि क्या क्या प्रोविजंस है कंपनीज एक्ट के रूल्स के हिसाब से, और कोई भी अगर कंपनी पर लॉज लग रहे हैं तो वो कंपनी सेक्रेटरी ही उस बोर्ड को इन्फॉर्म करता है इस बारे में. Second, to ensure that the company complies with the applicable secretarial standards. तो इंश्योर करो कि जो कंपनी है वो सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स जो भी कंपनी पर एप्लीकेबल होते हैं, जैसे हम एसएस पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पढ़ते हैं, सिमिलरली सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स भी होते हैं जिनको हम एसएस बोलते हैं. एसएस 1, 2, 3 ऐसे एसएस होते हैं. तो उसके साथ कंपनी कंप्लाई कर रही है नहीं कर रही है तो वो चीज़ चेक करना पड़ता है. जैसे हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग फॉलो करते हैं, तो इसी तरह से सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स भी फॉलो करना पड़ता है. Next, to provide to the directors of the company collectively and individually such guidance as they may require with regard to their duties, responsibilities and powers. So, directors को आप क्या provide करोगे, क्या क्या गाइडेंस उनको चाहिए हो सकती है, जैसे कि उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं एज अ डायरेक्टर, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनसे एक्सपेक्ट की जाती हैं, क्या पावर्स हैं उनके पास. तो इन सब की नॉलेज सीएस को होगी, हम जैसे सीएस को होगी, बट लेकिन ये चीज़ डायरेक्टर्स को पता हुआ ऐसा ज़रूरी है नहीं. क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, कोई भी बंदा डायरेक्टर बन सकता है सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस एज पर सेक्शन 164. तो वो सब के अब आप डायरेक्टर बन सकते हो, कोई रिस्पेक्टिव या फिर कोई मतलब फिक्स्ड क्वालिफिकेशन नहीं है, मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है. सो दैट इज़ वाई देर इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ CS, देर इज़ अ फंक्शन दैट CS नीड्स टू परफॉर्म, दैट इज़ he or she needs to guide the directors what are their duties, responsibilities and powers. Next, to facilitate the convening of board meetings and attend the board committee and general meetings and maintain the minutes of these meetings. So आपको पता होगा अगर आपने आर्टिकलशिप के टाइम पर मिनट्स वगैरह बनाए हुए हैं, मिनट्स कैसे बनते हैं, क्या क्या रेजोल्यूशंस किस तरीके से जाते हैं, तो दैट इज़ ऑल उसमें आपको पता चल जाता है कि किस तरीके से मिनट्स बनते हैं. अब जो CS है क्या करेगा, वो बोर्ड मीटिंग्स को, कमेटी मीटिंग्स को, जनरल मीटिंग सभी को अटेंड करेगा. क्यों अटेंड करेगा, क्योंकि उसके अंदर जो भी रेजोल्यूशंस पास हो रहे हैं उसको मिनट्स में उसको मेंशन करना है. तो उसके लिए देयर इज़ अ नीड कि CS वहाँ पर हो. तो इसीलिए आपको मीटिंग्स कैसे कन्वीन करानी है, कब करानी है और क्या मिनट्स बनाने हैं, वो सभी काम CS के होते हैं. नेक्स्ट, to obtain the approvals from the board, general meeting, the government and such other authorities as required under the provisions of Companies Act 2013. तो आपको बोर्ड से अप्रूवल्स लेने हैं, जनरल मीटिंग का अप्रूवल चाहिए, गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए या किसी भी अथॉरिटी से अप्रूवल चाहिए कंपनीज एक्ट के हिसाब से. तो अप्रूवल्स लेने का काम भी किसका है, CS का काम है. नेक्स्ट, to represent before various regulators and other authorities under the Companies Act 2013 in connection with discharge of various duties under the said act. तो जैसे हमें पता है जैसे CSB का जब भी ज़रूरत होती है इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के सामने जाते हैं on behalf of their clients as authorized representatives. Similarly, CS भी कंपनीज एक्ट अथॉरिटीज़ के पास जाएगा जिस कभी भी उसको रिप्रेजेंट करना है अपनी कंपनी को, कोई भी ड्यूटीज़ हैं जो उसको फुलफ़िल करनी है, तो इन दैट रिस्पेक्ट वो भी रिप्रेजेंट कर सकता है. दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ CS. नेक्स्ट, टू असिस्ट द बोर्ड इन द कंडक्ट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी. तो बोर्ड को असिस्ट करेगा कि जो कंपनी है उसको स्मूथली आराम से चला सके, ईजीली सारे काम हो सके, कंपनीज एक्ट के हिसाब से काम हो सके. तो इसके लिए भी असिस्टेंस कौन प्रोवाइड करता है, CS प्रोवाइड करता है.
to assist advise the board in ensuring good corporate governance and in complying with the corporate governance requirements and best practices. So board को assist करना, advise करना किस चीज़ के लिए कि कंपनी की corporate governance जो है वो अच्छी तरह से हो, सारे के सारे जो भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो कंप्लाई हो. आपने ऑडिट के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड ऑडिट कमिटीज़ वाला चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें आपने काफ़ी सारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ी हैं कि क्या क्या होती है, उसके साथ कंप्लायंस करना होता है, किसको करना होता है, तो वो सब. तो वो चीज़ कौन बताएगा, एडवाइस कौन करेगा, असिस्ट कौन करेगा, वो कंपनी सेक्रेटरी ही एडवाइस करेगा, असिस्ट करेगा. टू डिस्चार्ज such other duties as have been specified under the Companies Act 2013 और the rules made there under. तो और भी कोई ड्यूटीज़ हैं कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से, तो वो भी वो डिस्चार्ज करेगा. सच अदर ड्यूटीज़ एज मे बी असाइंड बाय द बोर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम. बोर्ड ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ड्यूटीज़ दे रखी हैं टू द CS, तो वो भी उसको डिस्चार्ज करनी पड़ेंगी, ऑब्वियस सी बात है. नेक्स्ट, अब ये सारी तो हमने पढ़ लिए फंक्शंस, तो एक बार फटाफट से रिपीट कर दूँ क्विक रिवीजन के लिए. फर्स्ट था बोर्ड को रिपोर्ट करना, कंप्लायंसेस ऑफ कंपनीज एक्ट, रूल्स रेगुलेशंस, अदर लॉज की जो भी एप्लीकेबल है उनको कंप्लाई करवाना, कंपनी में जो भी सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल हैं उनको इंश्योर करना कि वो कंप्लाई हो रहे हैं. तीसरा ये था कि डायरेक्टर्स को गाइड करना अबाउट देयर ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, पावर्स. चौथा ये था कि मीटिंग्स को कन्वीन करना और मीटिंग्स को अटेंड करना, जो भी बोर्ड मीटिंग हो रही है, कमेटी मीटिंग हो रही है, जनरल मीटिंग हो रही है, जिससे कि मिनट्स वगैरह बना सको. और पांचवा था अप्रूवल्स लेना बोर्ड से, जनरल मीटिंग का, गवर्नमेंट का, जिसका भी अप्रूवल जब भी रिक्वायर्ड है वो अप्रूवल्स लेना, वेरियस रेगुलेटर्स या फिर अदर अथॉरिटीज़ के सामने रिप्रेजेंट होना, या फिर बोर्ड को असिस्ट कंडक्ट ऑफ अफेयर, जिससे कि वो स्मूथली कंडक्ट कर सकें अफेयर्स ऑफ द कंपनी को. फिर हमने पढ़ा था कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंश्योर करना सही से हो, ठीक है, सारे के सारे रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई कर पाए कंपनी, अपनी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करना जो भी कंपनीज एक्ट रूल्स में मेंशन्ड है, और कोई भी और ड्यूटी अगर बोर्ड ने असाइन की है तो वो भी. तो ये सारे हमारे पॉइंट्स हो जाएंगे. टोटल 10 पॉइंट्स हैं हमारे पास ये फंक्शंस के. फिर आ जाती है क्लैरिफिकेशन की सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स का क्या मतलब है. तो द एक्सप्रेशन सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स मीन्स सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ Company Secretaries of India constituted under Section 3 of the Company Secretaries Act 1980 and approved by CG under Section 118 subsection 10 of the Act. Central government has approved SS1, that is secretarial standard on meetings of the board of directors, and SS2 secretarial standard on general meetings. तो board of directors की जो भी meeting होती है उस पर जो standard लगता है that is SS1, and SS2 is for the secretarial standard on general meetings. Next, no effect on duties and functions of certain important functionaries. According to section 205 subsection 2, the provisions contained in section 204 relating to the secretarial audit for bigger companies, just जो हमने अभी cover किया था, and section 205 relating to the functions of company secretary shall not affect the duties and functions of the board of directors, chairperson of the company, MD or WTD under this act or any other law for the time being in force. CS के आने से, CS के कंप्लाइंसेस से ये मतलब नहीं है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, चेयरपर्सन्स हो गए, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हो गए, WTDs हो गए, या और भी जो भी हैं, इन सब की अपनी ड्यूटीज़ ख़त्म हो गई. नहीं नहीं, उनको तो अपनी ड्यूटीज़ को कंप्लाई करना ही पड़ेगा, ये उनके अलावा है. इसके हो जाने से उनका हटना है ऐसा नहीं है. In other words, these important functionaries of the company cannot be absolved of their duties and functions simply because a secretarial audit has been conducted. अपनी ड्यूटीज से आप छूट नहीं जाओगे. जैसे ये नहीं कहते स्टैट्यूटरी ऑडिट हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी काम करना छोड़ देगी, मैनेजमेंट काम करना छोड़ देगी. नहीं नहीं, उनको तो काम करना है, वो तो चेक कर रहे हैं कि काम सही से हो रहा है नहीं हो रहा है. सो इसीलिए लिखा हुआ है दीज इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज ऑफ द कंपनी कैन नॉट बी एब्सॉल्व्ड ऑफ देयर ड्यूटीज एंड फंक्शंस सिंपली बिकॉज अ सेक्रेटेरियल ऑडिट हैज़ बीन कंडक्टेड और सर्टेन फंक्शंस हैव बीन असाइंड टू द कंपनी secretary. They shall always remain responsible to the company and in no way their responsibility shall be reduced. ठीक है, तो ये हमारे दोनों सेक्शंस कवर हो गए हैं, सेक्शन 204 एंड सेक्शन 205. 204 was about secretarial audit for bigger companies and section 205 was for functions of the company secretary. I hope you
have understood it well and you have also मतलब रिवाइज भी अच्छे से हो गया होगा, याद भी अच्छे से हो गया होगा सारी चीज़ें कि लिमिट्स कितनी हैं, क्या फंक्शंस हैं. नहीं हुआ तो आप एक बार से वीडियो को फटाफट से क्विकली देख लो, फिर से इसी स्पीड में मत देखना, इसको 1.5 या फिर 2x की स्पीड में देख लो. आपको क्विकली सारा कुछ रिवाइज हो जाएगा एंड इट विल बी इन योर हेड for a longer time, right? So if you like the video, please give it a big thumbs up and share it with your friends and subscribe to the channel in case you haven't yet. Also, if you have any suggestions or any specific topic requests, do let me know about it in the comment section below. Also, if you like the video and think that it is worth sharing, do share it with your friends because your one share can help a lot of people, right? So that is all for today from my side. Take care and I'll see you in the next video tomorrow at 7 p.m. sharp. Bye bye.